लेखक ने काफी सरल भाषा में बताया है एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने का मतलब। आइए इसे हम विस्तार में समझते हैं। क्या आपको पता है इन्फ्लुएंसर होने की भी कई फायदे हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर्स का नाम हर कॉन्वर्सेशन में सुनने को मिलता ही है। वो कई अपॉर्चुनिटीज को इजीली अट्रैक्ट करते हैं और उनकी बातों को इम्पोर्टेंस भी ज्यादा दी जाती है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए पैसा कमाना एक मुश्किल नहीं होता। सुनने में तो ये बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं, पर क्या एक इन्फ्लुएंसर बनना वाकई इतना आसान है दोस्तों? अक्सर सही रास्ता और सही तरीके ना पता होने की वजह से हम डायरेक्शनलेस घूमते रहते हैं और अंत में वहीं आकर रुक जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। डैनियल प्रेस्टियर ने 5 स्टेप KPI मेथड बनाया है, जिसमें उन्होंने पिच, पब्लिश, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल और पार्टनरशिप की बात की है। प्रेस्टले ने बड़ी ही शान शब्दों में इन 5 स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इन 5 स्टेप को इस बताए गए ऑर्डर में ही फॉलो करने को कहा है। प्रेस्टले के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान 12 महीनों में अपनी इंडस्ट्री का KPI यानी कि एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बन सकता है। की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस अपने स्किल्स, टैलेंट और आइडियाज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं। की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस अपनी इंडस्ट्री के टॉप 10% ग्रुप में बिलोंग करते हैं और उनके पास बाकी के 90% एम्प्लॉइज से बेटर एडवांटेजेस होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 5 P's की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड है क्या। पहला, जैसा कि हमने जिक्र किया, पिच। की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस अपने गोल्स और वैल्यूज के बारे में क्रिस्टल क्लियर होते हैं। वो अपने काम के बारे में बिना किसी प्रिपरेशन के घंटों बात कर सकते हैं। KPIs को पता है उनका विजन और गोल किसी काम का नहीं अगर वो लोगों को अपने आइडियाज ना समझा पाए। इसीलिए उनका मैसेज जितना स्ट्रॉन्ग और क्लियर होगा, दुनिया पर उसका उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगला, पब्लिश। 5G की दुनिया में अपने मैसेजेस को ग्लोबली स्प्रेड करना काफी आसान हो गया। की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस इस बात का फायदा उठाते हुए आर्ट और विजुअल का यूज कर अपने मोटो को ऑडियंस के सामने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसे देखकर कोई भी इंसान बिना इंप्रेस हुए नहीं रह सकता। हर इंसान की नजर एक बार तो उस प्रोडक्ट पर जरूर जाती है। ऐसा करने से उनका मैसेज जल्दी स्प्रेड होता है और लोगों में आपका भरोसा बढ़ जाता है। अगला, प्रोडक्ट्स। KPIs ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका प्रोडक्ट उनके गोल का सबसे अहम हिस्सा है। उनके प्रोडक्ट्स उनकी पहचान बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इस स्टेप में आप अपने स्किल्स का फायदा उठाते हुए एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में यूज करेंगे। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए नहीं, नए अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल देती है और उनके लिए उनका सबसे बड़ा एसेट बनकर साबित होती है। प्रोफाइल। ये बहुत जरूरी है कि लोग आपकी क्रेडिबिलिटी यानी क्षमता पर विश्वास करें, आपके काम पर भरोसा करें और इसके लिए इंटरनेट पर अपनी खुद की जगह जरूरी है। बीइंग अ की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका नाम सर्च लिस्ट के फर्स्ट पेज पर आना चाहिए। आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप बाकी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी बनाएं। अगला पॉइंट है पार्टनरशिप। की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। मार्केट में compete करने के बजाय वो अपने बिजनेस में बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं जो उनका काम आसान बनाने में उनकी मदद करे। एक अच्छी पार्टनरशिप के थ्रू हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कम समय में जनरेट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उन हर टाइप के कुछ खास बेनिफिट्स जिनके बारे में हम और भी अच्छे से जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों, इन 5 स्टेप्स के अलावा लेखक ने हर चैप्टर के बाद कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हैं जो आपको एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस की तरह सोचने पर मजबूर कर देगी। पर इसके लिए जरूरी है कि आप इन सवालों पर डिस्कस करें और अपने में नए बदलाव लाएं। इन मेथड्स के साथ साथ एक हिडन मेथड भी है जो हम आने वाले एपिसोड में जानने वाले हैं। तो बस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बदलते समय के साथ बदलती दुनिया के बारे में। पिछले 10 सालों में हमने हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। न्यू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स में हमें काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला। लेखक ने इस किताब को 3 पार्ट में डिवाइड किया और वो इस किताब के फर्स्ट पार्ट में दावा करते हैं कि कोई भी इंसान 12 महीनों में एक KPI बन सकता है। लेखक ने फंक्शनल काम से ज्यादा क्रिएटिव काम पर ध्यान देने की बात की है। उन्होंने बताया है कि पैसों के लिए अपने टाइम को ना ट्रेड करके हम अपना टाइम अपने खुद के ब्रांड को बढ़ाने में, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने में और एक अच्छी सर्विस क्रिएट करने में लगा है जिससे हम इजीली पैसा कमा सकते हैं। पर क्या तेजी से बदलती इस इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में एक ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर पाना जो लंबे समय तक मार्केट में सेल हो आसान है? जो प्लान्स 5 साल पहले तक हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद थे वो अब हमारे बिजनेस लॉस का रीजन बन सकते हैं। हमारे 5 साल पहले की सोच एक आउटडेटेड सोच है। कुछ साल पहले हमने जो डिसीजंस लिए वो तब की दुनिया पर आधारित हैं जो आज की दुनिया से काफी अलग है। अच्छा होगा कि हम अपने पुराने आइडियाज को गिव अप करके उन्हें न्यू आइडियाज के साथ रिप्लेस करें। जब तक हम अपने आज के आइडियाज को नहीं छोड़ेंगे हम आने वाले कल के अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाएंगे। राइटर ने ये बात कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है।
उन्होंने स्टीव जॉब्स के बारे में बताते हुए कहा कि जब स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का नया सीईओ बनाया गया, उनका पहला डिसीजन था एप्पल म्यूजियम को हटाना। उन्होंने अपने कंपनी के बोल्ड विजन और इनोवेशन पर विश्वास किया। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया एप्पल को अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद आर्ट के लिए जाने, ना कि उसके पास्ट के लिए, जिसका आने वाला कल से कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ साल पहले तक जो कंटेंट क्रिएटर्स डिस्कशन में थे, शायद ही लोग अब उनके काम को देखना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिएटर्स को भी अपना काम समय के साथ बदलना पड़ता है, और जो क्रिएटर इन्फ्लुएंसर अपने काम को अपडेटेड रखेगा वही तो लगातार डिमांड में रहेगा। पिछले कुछ सालों में हमने एंटरप्रेन्योरशिप को उभरते हुए देखा। आपने हर जगह स्टार्टअप्स की बूम देखी। लोग एम्प्लॉयमेंट की जगह अपने खुद को स्टार्टअप और बिजनेस खोलना पसंद करने लगे। पर वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को समय के साथ अडेप्ट नहीं किया, बदला नहीं, उन्होंने अपना फॉर्च्यून खो दिया। कुछ साल पहले जो देश बेस्ट जॉब ऑफर्स कर रही थी, वो आज डेट में है, और जो देश गरीब थी वो पावर हाउसेस बन चुकी हैं। दोस्तों, इन फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि हम अपने कोर विजन को पहचानें और उसे एक्सप्रेस करने के बेहतर तरीके ढूंढें। हमारा पैशन और हमारे कोर वैल्यूज ही हमें काम करने की एनर्जी देते हैं। पर अगर आज भी आप अपने पैशन को समझ नहीं पाए, तो ये एक अच्छा समय है खुद से सवाल करने का कि अगर आपको एक नया मौका मिले अपने करियर में कुछ भी करने का, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो आप करना पसंद करेंगे? ऐसा कौन सा काम है जो आप करना तो चाहें, पर अपने जॉब की वजह से उसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है? ऐसा कौन सा काम है जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? इन सवालों पर विचार करके शायद आप अपने कोर वैल्यूज और हॉबीज तक पहुंच जाएं। कभी कभी हमें बस खुद से कुछ रैशनल सवाल ही पूछने होते हैं, और उन सवालों से ही हमारी परेशानियों का हल निकल आता है। आपको भी इन सवालों के अंत तक जाकर इनके जवाब ढूंढने होंगे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नई बदलती दुनिया में वो लोग ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आपका पैशन या हॉबी आपकी सबसे बड़ी एसेट बन सकती है। और डैनियल की ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आने वाले 12 महीनों में आप अपने इंडस्ट्री के की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बन सकते हैं। लेखक ने 2 प्रकार के इंसान के बारे में बात की है, एक वाइटल इंसान और दूसरा फंक्शनल। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और फंक्शनल का काम के लायक आने वाला। वाइटल इंसान के बिना हमारे ऑफिस का कोई काम पूरा नहीं हो सकता। हर काम के लिए हमें उनके रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। वाइटल इंसान हमारे काम में एक वैल्यू ऐड करता है, जिसे एक फंक्शनल इंसान पूरा नहीं कर सकता। वही फंक्शनल इंसान अपना काम तो पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिप्लेसेबल होते हैं। हम सब अपने वर्क फील्ड में ऐसे एक वाइटल इंसान को जानते हैं जिनका नाम हर वर्कर की जुबान पर रहता है, और एक फंक्शनल इंसान जो काम लायक तो ठीक ठाक काम कर देता है, मगर जरूरत पड़ने पे उसे कभी भी निकाला जा सकता है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो इन 2 प्रकार के लोगों को अलग करती हैं? इसका जवाब है माइंडसेट, उनकी सोच। वाइटल इंसान का अपने काम के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया होता है। उन्हें न्यू चैलेंजेस पसंद है। वो अपने वर्क स्पेस में एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना उनके लिए एक मुश्किल काम नहीं। फास्ट और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वाइटल इंसान को अपने काम पर कॉन्फिडेंस होता है, और उन्हें अपने वैल्यू की इंपॉर्टेंस पता होती है। जॉब पर आया नया इंसान उनके लिए कॉम्पिटिटर नहीं, एक नया पार्टनर है। उनके आइडियाज इतने अनोखे होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। वो अपॉर्चुनिटीज फंक्शनल इंसान को चेंजेस बिल्कुल नहीं पसंद। अपने काम में चेंजेस देखकर वो घबरा जाते हैं। उन्हें हमेशा अपने जॉब को खोने का डर लगा रहता है। फंक्शनल इंसान दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो दूसरों की मदद से आगे बढ़ते हैं। वहीं एक वाइटल इंसान दूसरों के लिए मदद बनते हैं। इनमें से आप क्या बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आने वाले एपिसोड में हम की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस के नजरिए को समझेंगे और गहराई से। लेखक ने की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस के करियर को तोड़कर उसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो हमारे केपीआई बनने के रास्ते को आसान बनाती है। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट्स का ये फेमस डायलॉग तो हम सबने सुना है। हर इंसान एक टैलेंट लेकर पैदा होता है, हमें बस उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। सिंह ने इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टैलेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में, और जानेंगे कि हमारे करियर पर इसका क्या असर पड़ता है। करियर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। बचपन से हम अपना करियर बनाने के लिए लग जाते हैं, नए स्किल सीखते हैं, अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं। ये सारी मेहनत हम एक स्टेबल करियर बनाने के लिए तो करते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में करियर की अहमियत और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल जाने वाली है। करियर बनाने की इस भागदौड़ में हम ये नहीं समझ पाए हैं कि करियर एक पुरानी टेक्निक है जो हमारी मेहनत और ट्रेनिंग के थ्रू हमसे बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाती है। पर काम करने का ये तरीका बदल चुका है।
आज दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप वेल ट्रेन्ड हो, खुद को कॉन्स्टेंटली एजुकेट करते रहें और हर पल कुछ अलग करके दिखाएं। ऐसा करने के लिए टैलेंटेड लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। वो नई नई जगहों पे अपने टैलेंट के थ्रू डिजायरेबल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक न्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जिसका पहले के प्रोजेक्ट्स के कोई लेना देना नहीं होता। लेखक ने अपने और अपने जान पहचान के लोगों के करियर को स्टडी करके बताया है कि आने वाले समय में वर्क ऑन डिमांड का कल्चर बढ़ जाएगा। उन्होंने टैलेंट के मोबाइल होने की बात कही है, यानी कि डिजिटल नोमैड, कोई भी कहीं से जाके काम कर सकेगा। उनके अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम क्रिएट होगी और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के साथ ही टीम के सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे बिल्कुल ही एक फिल्म बनने के लिए होता है, बहुत सारे फ्रीलांस टैलेंट पूल इकट्ठा होते हैं, एक डायरेक्टर कास्टिंग करता है, अलग अलग लोगों को जोड़ता है, प्रोड्यूसर्स फंडिंग करते हैं और उसके बाद एक फिल्म बन के तैयार हो जाती है। और फिर सारे के सारे क्रिएटिव लोग उस फिल्म में जुड़े हुए, जिनकी राइटर होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं, एक नई टीम के साथ जुड़ जाते हैं। काम करने का ये फ्रीलांस तरीका एफिशिएंसी बढ़ाता है और टाइम की बचत भी करता है। आज एम्प्लॉयर्स भी लोगों को आसानी से हायर नहीं करते। लोगों पे डिपेंड ना होकर वो अपना काम में मशीन और टेक्नोलॉजी की सहायता लेना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर खुद का बिजनेस हो तो कितना अच्छा होगा ना। मगर खुद का बिजनेस होने के लिए भी ना अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं दोस्तों। अगर आपका खुद का बिजनेस भी है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप सेफ हैं। एक एंटरप्रेन्योर को हर 2 साल पे अपने बिजनेस मॉडल को बदलना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे महिंद्रा, रिलायंस, मैकडॉनल्ड्स, फेसबुक भी समय के साथ अपने कंपनीज की रीब्रांडिंग करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा, फेसबुक ने नाम बदल के मेटा कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनीज आपको ओवरटेक कर सकती हैं। लगातार बदलते बिजनेसेस में अपनी कांस्टेंट वैल्यू को बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल साउंड करता है। कैसे बना सकते हैं हम खुद के बिजनेसेस को इतना वैल्यूएबल? प्रेस्ली के अकॉर्डिंग अपने पर्सनल ब्रांड को बढ़ावा देकर ऐसा किया जा सकता है। आपकी सबसे बड़ी एसेट है आपका लोगों से आपका कनेक्शन। आपकी सबसे बड़ी एसेट है आपका दूसरे लोगों से कनेक्शन, उनका आप पर भरोसा। लोग आपको आपके आइडियाज और पर्सपेक्टिव यानी कि आपके नजरिए के लिए जानेंगे। लोग आपके साथ आपके सीवी या बिजनेस कार्ड की वजह से नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल स्टोरी से कनेक्ट होते हैं और उसी वजह से आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक बिजनेस होना और एक अच्छे प्राइस पर सर्विस प्रोवाइड करना काफी नहीं। आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करना होगा। इसके लिए ढेर सारी रिसर्च करनी होगी, कहानियां खोजनी होंगी जिनसे लोग जुड़ सकें, आपके विजन को क्लियरली समझ सके। इसके साथ ही आपको खुद के इंटेलेक्ट पर भी मेहनत करनी होगी। बताई गई ये सारी बातें आपके ब्रांड को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगी और आप अपनी वर्क फील्ड के एक उभरते हुए सितारे बन जाएंगे। आपकी नजर में आपका करियर भले ही खत्म हो चुका हो, मगर बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस जरूर बन सकते हैं। अक्सर हम अपने बड़ों को बोलते हुए सुनते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत से इंसान कैसी भी कठिनाइयों को हल कर सकता है, लेकिन आज की कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में हमेशा कड़ी मेहनत से भी काम पूरा नहीं होता, क्योंकि आज हर इंसान मेहनती है। मेहनत करना अब एक एडवांटेज नहीं रहा। आज के इस कंपटीशन में लंबे समय की प्लानिंग करना, सही लोगों से मिलना और नई अपॉर्चुनिटीज खोजना हमें दूसरों के आगे एक एडवांटेज दे सकता है। मशीन और टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसान बना दिया है। जिस काम के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो काम आज हम आसानी से घर बैठे मुफ्त में कर सकते हैं। इस वजह से फंक्शनल लोगों की जरूरत भी कम होने लगी है। पर आज भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी कि एक इंसान के यूनिक नजरिए को कंपीट कर सके। ऐसे में वाइटल इंसान की इंपॉर्टेंस आज भी मार्केट में उतनी ही है जितनी की टेक्नोलॉजी के आने से पहले थी। एक वाइटल इंसान क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। उन्हें पता है कि कैसे काम के प्रेशर में भी एक अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाए। उनकी एक गहरी परख और उनका नजरिया उन्हें बाकियों से अलग करता है। मशीन्स में ये क्वालिटीज नहीं है, ये सिर्फ हमारे काम को जल्दी कर सकती है। वाइटल इंसान के लिए काम एक ड्यूटी नहीं होती, उन्हें अपने काम से बेहद प्यार होता है। उनका काम उनके लिए पैशन होता है। काम उनके लिए एक चैलेंजिंग गेम खेलने जैसा होता है। वर्क और पैशन के बीच ये प्यार बना रहे, ये एक वाइटल इंसान के लिए काफी जरूरी है। वो अपने पोटेंशियल को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि काम को लेकर उनका पैशन ही उनके लिए सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स बनता है। जब आपको महसूस होने लगे कि आप अपने काम को एंजॉय ना करके हार्ड वर्क कर रहे हैं, इस समय अपने काम को ब्रेक देने का और इस पर विचार करने का। अच्छा होगा कि आप इस ब्रेक के नए लोगों से मिले, अपने फेवरेट लीडर्स के बारे में किताबें पढ़ें और सबसे जरूरी बात, खुद से जुड़ने की कोशिश करें। अक्सर हम वर्कलोड के प्रेशर में अपना सोल पर्पस ही भूल जाते हैं दोस्तों, खुद से डिस्कनेक्ट से हो जाते हैं। याद रखिएगा, आपका सोल, आपकी ह्यूमैनिटी ही आपको ऊर्जा देती है किसी भी काम को करने की।
कई बार सक्सेस को स्ट्रगल के साथ रिलेट किया जाता है कि अगर सक्सेसफुल बनाना है तो स्ट्रगल को करना ही पड़ेगा। पर लेखक प्रेस्ली का मानना है कि सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना जरूरी नहीं। सक्सेस का मतलब होता है अपने खुद की फ्रीक्वेंसी में आना, अपने पोटेंशियल लिमिट को क्रॉस करना। एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए हमें अपने स्ट्रैटेजीज बदलने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मतलब स्ट्रगल के बजाय अगर हम खुद को राइट आइडियाज, राइट पीपल और राइट प्लेसेस से सराउंड करें तो राइट अपॉर्चुनिटीज मिलने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इस टॉपिक के एंड में राइटर ने कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे आप क्या करना पसंद करते अगर इस हफ्ते आपको जॉब पर नहीं जाना होता? आप किस जगह जाना पसंद करते? वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप इस दुनिया को बदलना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब सोचिएगा जरूर और हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। ये आपको खुद को समझने के लिए भी एक बेटर इंसाइट का काम करेंगे। दोस्तों, ये बातें आप समझ गए, पर क्या आपको ये पता है कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेसेस शुरू करने का ये डिजिटल टाइम सबसे बेस्ट मौका है? जी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मार्केटिंग के गेम को ही पूरी तरह बदल दिया है और आगे के एपिसोड्स में हम यही। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से हजारों साल पहले मुगलों का दीवाने खास जूम कॉल पे चल रहा था तो कितनी अजीब बात लगेगी ना? क्योंकि 1000 साल पहले लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर कोई भी इंसान पलक झपकते ही एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, एक दूसरे को देख सकता है, सुन सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए ये काम आसान बनाया। लोग बहुत ही अलग अलग किस्म के होते हैं ना, ऐसे वर्कर्स भी होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स के बारे में भी हम जान लें। अब जैसा कि आपने खुद रियलाइज किया होगा कि हर वर्क स्पेस में कुछ डिफरेंट टाइप के वर्कर्स देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं न्यूकमर्स, दूसरे वो जो काफी सालों से वहां काम करते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे फेवरेट की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इन वर्कर्स को उनका वर्क एथिक और काम को लेकर उनका पर्सपेक्टिव यही डिफाइन करता है। इन्हें एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंशिएट करने का भी यही फैक्टर होता है। तो चलिए समझते हैं इन 3 टाइप ऑफ वर्कर्स को गहराई से। अगर हम न्यूकमर्स की बात करें तो वो अपने नए काम को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। वो उम्मीदों और सपनों से भरे होते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो नया काम ज्वाइन करते हैं। न्यूकमर्स से आप कितना भी काम कम समय और कम पैसों में करा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी से भरे हुए हो, उन्हें कुछ प्रूव करना, और ये एनर्जी उन्हें उस एक्सपेक्टेशन से मिलती है कि चाहे अभी उनको सक्सेस हासिल हो या ना हो रही हो, वो भी एक ना एक दिन अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस जरूर बनेंगे। अब दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए काम करना आसान होता है। वो टफ वर्क को भी इजी टास्क बना देते हैं और हर न्यू वर्कर उनसे इंप्रेस होकर उनके साथ काम करना चाहता है और एक दिन उनके जैसा बनना चाहता है। आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। नई जगह पर काम करने में एक अलग एक्साइटमेंट होता है, एक नया मौका मिलता है फ्रेश स्टार्ट करने का। न्यू वर्कर की नजर में नई शुरुआत है न्यू अपॉर्चुनिटीज और ऑफर्स के मिलने की। वह अगर हम दूसरी तरह से वर्कर्स की बात करें तो वो है वर्कर बीज। वर्कर बीज उन वर्कर्स को कहा जाता है जो सालों से एक ही जगह काम कर रहे हैं पर उनके करियर में कोई खास ग्रोथ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये वर्कर्स भी किसी समय पर न्यू वर्कर्स थे। बाकी न्यू वर्कर्स की तरह इनके पास भी इनके सपने और उम्मीदें थी, पर आज इन वर्कर्स के सपने टूट चुके हैं। शुरुआत में काम को लेकर इनकी लाइफ में जो एक्साइटमेंट और खुशी थी वो अब खत्म हो चुकी है। काम अब इनके लिए एक मजबूरी बन गई है और इनकी लाइफ इनके लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ऐसे में जब वर्कर बीज न्यू वर्कर्स को एक्साइटमेंट में देखते हैं तो उनका मोराल और डाउन हो जाता है। पर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह न्यू वर्कर्स को वर्कर बीज बनाना पड़ा? इसकी वजह है फास्ट रिजल्ट्स ना मिलना। जब हम अपने साथ के वर्कर्स को एफर्टलेसली काम करता देखते हैं और उन्हें डिजायरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता देखते हैं तो काम का स्ट्रेस हमारे लिए कई और ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में हमारा काम से मन भी उतना ही जल्दी भागता है और धीरे धीरे एक न्यू एक्साइटिंग वर्कर से हम एक डिसअपॉइंटेड वर्कर भी बन जाते हैं। तीसरे टाइप के वर्कर्स होते हैं हमारे फेवरेट की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए काम करना कितना आसान होता है। एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस के पास कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उनके पास अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स और रिसर्च होते हैं। वो क्विकली हाई क्वालिटी रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस के अलावा वो इंडस्ट्री के न्यू कमर्स को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक लंबे समय तक अपनी इंडस्ट्री में फेलियर फेस करने के बाद वर्कर बीज अपने काम को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी वजह होती है न्यू अपॉर्चुनिटीज और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। उन्हें लगता है कि नई जगह काम करके वो इजीली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वो खुद को उस नई इंडस्ट्री का न्यू कमर मानते हैं। कुछ टाइम तक तो ये न्यू कमर्स बहुत ही एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ अपना काम करते हैं, पर बाकी वर्कर बीज से मिलने के बाद और उस इंडस्ट्री के स्ट्रगल्स को करीब से जानने के बाद वो धीरे धीरे अपना मोटिवेशन खो बैठते हैं और फिर से
एक नई इंडस्ट्री के वर्कर भी बन जाते हैं। फिर से ये वर्कर्स एक नई अपॉर्चुनिटी को खोजने लगते हैं। डिसअपॉइंटेड होकर एक काम छोड़कर दूसरे काम को पकड़ने का एक सर्कल बन जाता है और इसमें हम काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। अपने प्रॉब्लम्स फेस ना करने के बजाय हम उनसे भागने लगते हैं, जबकि हमारा काम बस इतना सा है कि हम अपने फील्ड और इंडस्ट्री पर फोकस करें। इससे ब्रूस ली की कही गई एक फेमस कोट याद आती है, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. बिल्कुल ऐसी स्ट्रैटेजी होती है एक KPI की। दूसरे इंडस्ट्रीज पे ध्यान ना देकर वो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री पर भी फोकस करते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे, सक्सेस का कोई इजी शॉर्टकट रास्ता नहीं है दोस्तों, इसीलिए इजी ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज वाले डिस्ट्रैक्शन को ना अपने कंट्रोल में रखिए और एक गोल पर लग जाइए। क्या एक की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बनने के बाद आप अपने काम में ही फंसे रह जाते हैं? क्या एक नॉर्मल डेली लाइफ जीना एक सपने सा लगता है? ठीक ऐसे कुछ सवालों को लेखक ने बहुत ही लॉजिकली जवाब दिया। इस बात को लेखक ने ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ब्रांसन अपने प्राइवेट आइलैंड पर काइट सर्फिंग कर सकते हैं और सेम टाइम पर वो दुनिया में हजारों लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है उनके वर्क इकोसिस्टम की वजह से। लेखक का कहना है कि बड़ी कंपनीज और लीडर्स एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट करते हैं जिससे वो टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ऐसा वो अपने क्लियर मैसेज और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की वजह से कर पाते हैं। उनकी कंपनीज में हाईली स्किल्ड टैलेंट्स की कभी कमी नहीं होती, जिस वजह से रिजल्ट्स हमेशा हाई क्वालिटी और डिजायरेबल होते हैं। फिर चाहे लीडर्स उस प्रोजेक्ट को अटेंड कर रहे हो या नहीं, साथ इन लीडर्स के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना एक आसान बात होती है। इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस पर ही लगाते हैं। ऐसे में वर्कर बीस के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। आज के टाइम में एवरेज या ऑर्डिनरी होकर कोई काम नहीं किया जा सकता। आपको अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में एक्सेल करना होगा। आप छिप कर नहीं रह सकते। आपको अपनी एक पहचान बनानी होगी। क्या आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स को लेकर एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिना किसी टीम, कॉन्टैक्ट या सपोर्ट के? क्या आपने किसी बिलियनियर के बारे में सुना है जिसने अकेले ही एक एम्पायर बिल्ड किया हो? ऐसा इम्पॉसिबल है, पर एक राइट टीम के साथ मिलकर ऐसा करना आसान जरूर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अकेले काम करेंगे तो आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी। आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर की जरूरत है जहां आप अपने प्रोग्रेस और मिस्टेक्स को मेजर कर सकें, उनसे सीख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को उन लोगों से सराउंड करें जिनसे आप कुछ सीख सकें। वो कहते हैं ना, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अकेले काम करने के और भी कौन से, जैसे आप इजीली डिस्ट्रैक्ट या अनइंस्पायर्ड हो सकते हैं, पर एक राइट टीम हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए आपको इंस्पायर करेगी, आपको पुश करेगी और आपके लिए चेयर करेगी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम अपने पैसे और टाइम को गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव रिसोर्सेज खरीदना जो शायद एक कम पैसे के सामान से भी ज्यादा किया जा सकता है। अकेले काम करते वक्त हम अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं जिसके पूरा ना होने से हमारी मोटिवेशन डाउन होती है। अब ये सारे मिस्टेक्स हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले तो हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है और हमारे पैसों को भी उन जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है जहां उसकी ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छा एम्प्लॉयर होना बहुत जरूरी होता है। वो हमेशा बेस्ट लोगों को हायर करता है, अब चाहे उसके लिए उसे कितने भी पैसे क्यों न लगाने पड़े। उसे पता है कि जितनी सैलरी वो पे कर रहे हैं एक अच्छे एम्प्लॉय, उन्हें उसके कई गुना ज्यादा तक उससे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपने प्रॉब्लम्स को अकेले फिक्स करने की गलती ना करें। दोस्तों, यहाँ तक की बात तो आप समझ गए। अब आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। रिसोर्सेज के बिना हमारे अच्छे से अच्छे प्लान्स भी धरे के धरे रह जाते हैं। राइट टाइम पे राइट रिसोर्सेज का होना कि आपके पास अभी इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मानो जैसे आप एक रिसोर्सेज का पहाड़ खड़ा कर सकें। इनफैक्ट आपके पास रिसोर्सेज की कभी कमी ही नहीं थी। क्या आपको मेरी इस बात पर विश्वास होगा? मुझे भी नहीं हुआ जब तक मुझे प्रेस्ली की इस बात का पता नहीं था। लेखक के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है अगर हम उसे रिसोर्सफुल ना बनाए। आइए जानते हैं कैसे। लेखक ने अपनी यह बात समझाने के लिए सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर और प्रोफेसर पॉल जेन पिल्जर की बात रखी है। प्रोफेसर पिल्जर के अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज को इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर हम ऑयल की बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। इसे भी हमने ही रिसोर्सफुल बनाया है, वरना उससे पहले ऑयल सिर्फ एक काले कीचड़ के बराबर था। उसकी वैल्यू हमने खोजी जब इंजन बनाया, पता चला इंजन में ऑयल डालो और वाओ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, हम गाड़ियां चला सकते हैं, हम दुनिया को रोशन कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सफुलनेस की वजह से ऑयल आज तक इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गई। हमारी ही रिसोर्सफुलनेस की वजह से ऑयल आज इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गई। इमेजिन करिए कि एक साल के लिए आपकी लाइफ रतन टाटा के साथ स्वैप कर दी जाए। टाटा को आपके सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएं और आप बन जाएं एक बिग इंडस्ट्री।
कितना अच्छा होगा ना अगर ऐसा हो जाए। खैर, अब आप इमेजिन करिए कि अगले 12 महीने में टाटा कैसे आपके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं। सोचिए, जब आप 1 साल बाद वापस अपनी लाइफ में आएंगे तो आपको कितने सारे इंपैक्टफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। वही आप जरा ये भी सोचिएगा कि टाटा इंडस्ट्रीज में आपकी वजह से क्या चेंजेस आए होंगे। जितने अच्छे से टाटा ने आपके छोड़े हुए रिसोर्सेज को यूजफुल बनाया होगा, क्या आपने भी टाटा के रिसोर्सेज को उतने ही अच्छे से यूज किया होगा। बात बस इतनी सी है कि रिसोर्सेज चाहे कुछ भी हो, मगर आपके पास उनको यूजफुल बनाने की क्वालिटी है ना, तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। और यही वजह है कि प्राइसली ने रिसोर्सेज को कमी को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक इल्यूजन बताया है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज बन सकती हैं पर लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस की वजह से बन नहीं पाई। दोस्तों, यहाँ पे ना खेल बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव का है, हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। जब कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर खुद से ऐसे सवाल करते हैं जिनका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं, जैसे ये काम इतना मुश्किल क्यों है, मेरे पास ज्यादा टाइम क्यों नहीं, ये सारा काम मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है। ऐसे सवाल हमें मदद करने के बजाय उल्टा हमारे प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं अगर हम खुद से अच्छे सवाल करें, जैसे मैं इस काम को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो मैं इस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ, ये वो सवाल हैं जिनके एक्चुअल सॉल्यूशंस हैं। ऐसे सवाल हमारे थॉट्स को क्लियर करते हैं और हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी की। एक तो वो लोग जो गए जो दूसरों से अपना काम कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करना कन्विंसिंग नहीं लगता, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते और आप डेस्परेट दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर होते हैं की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, जो अपनी बात को इस तरह से रखते हैं मानो कि सामने वाले को भी उसमें अपना फायदा दिखे। ऐसे में की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस एक रिक्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि सामने वाले के लिए मना करना डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा होगा आप भी अपनी लैंग्वेज पॉलिसी से रिक्वेस्ट को रिमूव करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करें जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। क्या आपने लोगों को ऐसा बोलते सुना है कि वो परफेक्शनिस्ट है या फिर काफी बिजी है या अपने काम को लेकर बहुत ही कॉशियस, इसमें वो अपने गोल्स पर काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसे लोग एक राइट टाइम का वेट करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन जब सब कुछ परफेक्ट होगा, परफेक्ट रिसोर्स, परफेक्ट एनवायरनमेंट, टाइमिंग, और लोग तब वो अपना काम शुरू करेंगे। पर सच बात तो ये है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। हमें अपने काम को इन नॉन आइडियल सिचुएशन में ही करना होगा। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे किसी भी सिचुएशन में बैठे तो नहीं रह सकते। प्रॉब्लम्स आएंगी पर उनका सोल्यूशन भी टाइम के साथ मिलने लगेगा। और शर्त यह है कि हम अपने काम पर फोकस करने ना छोड़ें। राइटर ने खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी किताब की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस एक बहुत ही बिजी शेड्यूल में लिखी थी। अगर वो भी एक आइडियल टाइम का वेट करने लगते तो शायद वो किताब कभी पूरी ही नहीं कर पाते। एक दिन मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे, एक बड़ा सा घर होगा और एक गाड़ी होगी। बस उस दिन के इंतजार में मैं ये जॉब कर रहा हूँ। बस यार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर मैं गोवा घूमने जाऊंगा। क्या आपके काम करने के भी यही रीजंस हैं? क्या आप भी उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं और उस एक दिन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? प्राइसली के हिसाब से वो एक दिन कभी नहीं आएगा, पर जब तक ये बात हमें रियलाइज होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। एक लंबा समय बिता लेने के बाद, सालों मेहनत करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि वो एक दिन जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो हमारी आंखों के सामने से चला गया। वो एक दिन हम कभी भी क्रिएट कर सकते थे, पर हमने उस एक दिन का ऐसा गोल बना लिया कि हम अपने असली गोल से भटक गए। हमारा गोल उस एक दिन का नहीं बल्कि हमारे काम के रिजल्ट पर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम आ गए इस चर्चा के अंत पर। आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।